सर, जिस शिद्दत से आज हमारे भाजपा के साथी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो कि बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है, मैं चाहूंगा कि उसी शिद्दत से आप इस बिल के बारे में भी वही नजरिया रखें, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमारा आपका विरोध था, विरोध है और विरोध रहेगा। लेकिन राइट टू हेल्थ पर हम में से किसी ने भी, जिसने हाल के 1 वर्ष पूर्व जब हमने कोविड की विभीषिका देखी, हमने ऑक्सीजन के लिए हाहाकार देखा, हॉस्पिटल बेड के लिए हाहाकार देखा, इसी सदन में चर्चा हुई और सारे सदस्यों ने अपनी कलेक्टिव हेल्पलेसनेस को कई दफा महसूस किया। ईश्वर न करे वो क्षण इस देश को फिर देखना पड़े, ईश्वर न करे उस तरह की हाहाकार की परिस्थितियां पुनः पैदा हों इस देश में। लेकिन उसके लिए क्या आवश्यक है? मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, वो मुझसे कह के गए उन्हें कहीं जाना था। हमारी एमओएस बैठी हुई है, संजीदगी से भरे हुए लोग, लेकिन चिंता ये सामूहिक होनी चाहिए। सर, मैं क्यों कह रहा हूं, हमारे कई बीजेपी के भी सदस्य और अलग अलग दलों के सदस्य ने आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों की बात की और कहा कि ये फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए तालियां बजी, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए अन्य तरह के समारोह हुए। लेकिन सर, वो फ्रंटलाइन वर्कर्स जिंदा इंसान हैं, वो तालियों से उनका पेट नहीं भरेगा, सिर्फ उनकी वाहवाही होगी, उससे उनके घर की चिंताएं खत्म नहीं होंगी। आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर आपके हेल्थ का पूरा बोझ ढोते हैं अपने कंधों पे, उनके कंधे पर जो बोझ है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सर, दे आर ओवरवर्क्ड एंड अंडरपेड, काम इतना ज्यादा और उसके एवज में उन्हें हम क्या दे रहे हैं? कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कितना मानदेय? पीनट्स। ये नजरिया आपको राइट टू हेल्थ के विस्तारीकरण और उस गोल तक पहुंचने में मदद नहीं करेगा। ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि राइट टू हेल्थ पर पहली बार, जबकि मैं इस पर रिसर्च कर रहा था सर, बमुश्किल 10-12 मिनट लूंगा, खत्म कर दूंगा। इस पर जब मैं रिसर्च कर रहा था तो संविधान सभा की बैठकों में भी चर्चा हुई, खास करके एक व्यक्ति जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बारे में क्या कहा। मैं बाबा साहब को इस बहस में लाना चाहूंगा। बाबा साहब का नजरिया बिल्कुल साफ था कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम, सोशल सिक्योरिटी के बगैर नागरिक का सबलीकरण नहीं हो सकता। और आज हमने उस छोटे से फॉर्मूले को भुला दिया है, उसको वापस लाने की जरूरत है। और मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी ने एक बात कही, मैं सहमत हूं कि बजट लगातार बढ़ा रहे हैं। मंत्री महोदय हैं, माननीय उपसभापति महोदय, ये जो आंकड़ा है ना, इस आंकड़े का व्याकरण अद्भुत है। मेरी सैलरी मैं विश्वविद्यालय से लेता हूं, मेरी सैलरी बढ़ी, मान लीजिए इंक्रीमेंट लगता है तो वो बढ़ा 1 साल में। अब उस इंक्रीमेंट को आप इन्फ्लेशन के इंडेक्स में देखिए, आप अगर एलोकेशन का रियल टाइम वैल्यू जज करेंगे ना तो आपको लगेगा कि इट इज टू लिटिल एंड इवन टू लेट। तो आंकड़ों को लेकर के कहेंगे कि यूपीए के दौरान इतना था, हमने इतना बढ़ाया, बाकी इंडाइसेस को सामने रखिए और तब कहिए। और दुनिया के गरीब मुल्क सर हमसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, हमसे गरीब हैं, लेकिन हेल्थ में उनका एक्सपेंडिचर हमसे ज्यादा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक पब्लिक हेल्थ पैरामीटर्स को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, आप कितनों रेटोरिकल चीजें कर लें, वो जमीन पर कभी भी नहीं आ पाएंगी। सर, ग्रामीण भारत हमारी चर्चा से अक्सर विलग रह जाता है। मैं माननीय मंत्री साहिबा से आग्रह करूंगा, देखिए अक्सर क्या होता है कि आप जब किसी हॉस्पिटल को विजिट करते हैं तो पहले से जानकारी होती है, किसी क्या कहते हैं पीएससी को विजिट करते हैं, पहले से जानकारी होती है। हम सुना करते हैं राजा महाराजाओं में, ना मेरा यकीन है और ना मैं चाहता हूं कि उनका उदाहरण दिया जाए, लेकिन सुनते थे किसी हिंदुस्तान में कुछ राजा महाराजा होते थे जो वेश बदल करके जाया करते थे निरीक्षण करने के लिए। वेश बदल करके जाइए, एकदम पूरा का पूरा। आप बोले, आप इधर चेयर की तरफ देखें प्लीज, आपस में एक माननीय
उपसभापति महोदय, एक दो उदाहरण छोटा छोटा दूंगा। अटल जी एक दिन, अटल जी बोल रहे थे, कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने टोका कि अटल जी इतना लंबा बोल रहे हैं। बोला बिना प्रिपेयर करके आया हूं, प्रिपेयर करता तो छोटा बोलता, बिना प्रिपरेशन के बोल रहा। नहीं, जाहिर है सम्मान है उनके लिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने पहले कह दिया था ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं जानता